हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री और वो भी एनसीईआरटी का। जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है नए राजा एवं उनके राज्य। और इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे ना चैप्टर का, अभ्यास सा होगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे मिलान करने वाले या ट्रू फॉल्स होंगे, सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का होगा तो हिंदी और सीबीएसई बोर्ड का होगा तो इंग्लिश मीडियम से होगा। ठीक है, आप लोग को किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी बिहार बोर्ड का। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन से आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला है। क्वेश्चन क्या है? मिलान करने वाला है। मिलान में लिखा रहेगा, फिर से याद करें, जोड़ा मिला है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मिलान करना। यहाँ पे जो दिया हुआ है गुज्जर प्रतिहार पश्चिमी दक्कन, तो ये सामने सामना दिया हुआ है, तो इसको मिलान कीजिएगा तो गुज्जर प्रतिहार, यानी कि गुज्जर प्रतिहार का बात करें तो ये राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार माना जाता है। राष्ट्रकूट जो होता है पश्चिमी दक्कन पे पाया जाता है, प्लास जो बंगाल में होता है और चोल जो होता है तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा, यहाँ से ये रहा आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आपको सही से मिल पाएगा। ठीक, अगला है तृतीय संघर्ष में कौन से पक्ष शामिल थे? संघर्षीय संघर्ष जो हुआ तो इसमें तीनों पक्ष कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें तीन पक्ष कौन कौन से थे उनको देख लीजिएगा। कमजोर पर नियंत्रण रखने के लिए तीन दल शामिल किए गए थे। ये दल गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश थे। तो तृतीय संघर्ष में जो तीन पक्ष शामिल थे, पहला था गुज्जर प्रतिहार 1 नंबर, राष्ट्रकूट 2 नंबर और पाल राजवंश 3 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला है कि चोल साम्राज्य में सभा के समिति के सदस्य बनने के लिए योग्यता आवश्यकता थी कितना? तो चोल सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता निम्नलिखित थी, आवश्यकता पड़ती थी। पहला कौन नंबर दिया हुआ है कि सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को उस भूमि के स्वामी होना चाहिए जिसमें भूस्व एकत्रित किया जाए तथा उसके आसपास अपना घर होना भी चाहिए। ठीक, दूसरा है कि व्यक्ति की आयु 36 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जिसे कि अपने धर्म का जो वेद होता है ना, सभी का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और प्रशासनिक मामलों में परंपरागत होना चाहिए। चौथा है कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी समिति के सदस्य रहा हो तो उसे किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं बना सकते। मतलब कोई व्यक्ति अगर 3 साल से अगर किसी का समिति बना हुआ है कोई अध्यक्ष का, तो उसे ये चीज़ नहीं बना सकते हैं। पाँचवा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना या अपने रिश्तेदार का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जो है अपना या अपने रिश्तेदार में लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया, कोई काम ऐसा नहीं किया है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा क्वेश्चन है चाहमानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर कौन से हैं? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नहर कौन से हैं? शहर कौन से हैं? शहर है या नगर भी हो सकता है। ठीक, तो चरमाहों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर था। कौन था? D फॉर दिल्ली, A फॉर अजमेर, दिल्ली अजमेर था। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य अधीन था और 18वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य से अधिपति को उखाड़ फेंका और ब्राह्मण के मदद के रिहर्सन नामक अनुष्ठान किया। इस अवधि के दौरान यह माना जाता है था कि बलि देने वाला व्यक्ति क्षत्रिय रूप से पुनर्जन्म लेगा, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। उसके अलावा उन्होंने गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस प्रकार उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान के सफलतापूर्वक राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, ये सभी क्वेश्चन है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सभी क्वेश्चन टॉपिक याद रखना होता है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपको सीटेट हो गया या आपका बिहार डीलेड हो गया, डिफरेंट डिफेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें पूछे जाते हैं। कैसे देख लो, जो यहाँ है चाहमानों के 2 प्रमुख शहर कौन से हैं? तो ऑप्शन में रहेगा दिल्ली, अजमेर, गोवा, पणजी, असम, दिसपुर, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे दिल्ली अजमेर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नए राजवंश क्या है? नए राजवंशों को स्वीकृत पाने के लिए क्या किया?
तो स्वीकृति पाने के लिए नए राजवंश जो थे क्षत्रिय का हिस्सा बनाने के लिए नई उपाधि धारण किया और धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ होता है, और उनके अधिक भार के कारण अधिष्ठित या असमानत माना जाता था। बाद में शक्ति और धन प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुद को महासमंत घोषित कर दिए। नए राजवंशों ने अपनी शक्ति का दावा करने और अपने लिए राज्य बनाने के लिए युद्ध में भी भाग ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तमिल क्या है, कि तमिल क्षेत्र में किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता की गया, या तमिल क्षेत्र में किस प्रकार के सिंचाई कार्य विकसित किए गए। तमिल यानी कि राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ पे कौन सी सिंचाई का सबसे ज़्यादा साधन का प्रस्तुत किया गया। तो 5वीं या 6वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु में कावेरी नदी के पास इलाके के बड़े बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोल दिया गया। तो जिस क्षेत्र में या नदी के तट वाले जो इलाके होते हैं उसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि नदी में पानी रहता है, तो पानी से आसानी से खेती बाड़ी होना शुरू हो जाता है। तमिल में क्षेत्र के विकसित सिंचाई कार्यों के कारण कृषि के लिए जल मार्ग का विकास हुआ, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध का निर्माण हुआ और पानी के भंडार के लिए कुएं तथा तालाब की खुदाई की गई। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे नदी में पानी है, तो उससे हम क्या करते हैं, पानी को हम वहाँ पे डैम बना देते हैं, बांध एक बनाकर वहाँ से पानी का हम बहाव जो होता है पानी हम अपने तालाब में भर लेते हैं, पोखरा में भर लेते हैं, कुआं में भर लेते हैं, और उसी से सिंचाई जो होता है चलते रहता है। अगला है कि चोल नदी में क्या है, कि चोल मंदिर में जुड़ी गतिविधियाँ क्या थी। चोल मंदिर में जुड़ी जो गतिविधियाँ वो सब गतिविधि क्या था। तो इस गतिविधि यही था कि चोल मंदिर में शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। शिल्प अक्सर बस्तियाँ के केंद्र बने गए थे और उन्हें आसपास के विकसित हुआ। चोल मंदिर न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक और सामाजिक संस्कृति जीवन के लिए कार्य था। शासक के अनेक लोग द्वारा भी भूमि दान में दिए गए थे। और वो जो मंदिर बनाया गया था, मंदिर बनाने के लिए लोग सब जो होते थे, बड़े बड़े लोग सब मंदिर को दान में दिया करते थे मंदिर बनाने के लिए। इस भूमि पर उपज मंदिर में काम करने वाले सभी विशेषकर भरण पोषण में चली गई। मंदिर से जुड़े शिल्प में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सबसे विशिष्ट बन गया और ये कांस्य प्रतिमाएं आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इनमें से ज़्यादातर कांस्य प्रतिमाएं देवताओं को भी, जबकि इनमें कुछ प्रतिमाएं में भक्त भी दर्शाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन आपको बुक में जो है ना 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन में 9 में क्वेश्चन देगा कि चित्र मानचित्र एक का दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं के बीच है या ना। तो कह रहा है कि अपनी तलाश करें कि जिस आप शहर में रहते हैं, तो आप रहते हैं तो इसमें इसलिए इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका जो काम होगा ना आपको स्वयं अपना ऐसे ही करना पड़ेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जिस तरह से पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनमें से उत्तम चुनाव किस तरह से अलग थे, ये सोचना है और फिर आपका इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 8 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ से सॉल्व करा दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।